नमस्ते। मैं विश्राम। स्वागत है आप सबको मेरे साथ विद्या विकास यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग यूपीएसआई में पॉलिटी के पीवाईक्यू को लेकर के आए हैं। अब तक के यूपीएसआई में जो भी पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग एक सीक्वेंस में शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग 2021 में पॉलिटी में जो भी क्वेश्चंस आए थे उसको आज हम लोग देखते हैं। 2021 में पॉलिटी में, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज जीएस में अगर हम लोग देखें तो जो 40 क्वेश्चन आते हैं उसमें पॉलिटी का अपने आप में बहुत ज्यादा वेटेज है। अक्सर 18 से 20 सवाल जो कोर पॉलिटी है उसमें से आते हैं, जो कि बहुत ही, अगर आसानी से अगर हम लोग देखें, अगर उसे एक बार कायदे से देखा जाए तो फिर वो सब हल किए जा सकते हैं। तो आइए हम क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग शुरू करते हैं। वो क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे, फिर उनसे रिलेटेड जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं वो भी साथ में देखते चलेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन अगर हम लोग देखें तो है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियों और जिम्मेदारियों से संबंधित प्रावधान है। देखिए, हमने शेड्यूल को पढ़ा, वीडियो मैंने अपलोड किया है, हमने शेड्यूल को देखा। जो 12 शेड्यूल है हमारे, उसमें जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं 1 से लेकर के 12, वो हमने डिस्कस किया था। देखिए, वही सवाल है कि इसमें जो नगर पालिका, हमारी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो भी है, म्यूनिसिपालिटीज, वो उसका प्रावधान अगर देखें तो हम लोग किसमें है। देखिए, तो चौथी अनुसूची है। तो चौथी अनुसूची में हमारे राज्यसभा की सीट है, राज्यों में राज्यसभा की कुल कितनी सीटें होंगी उसकी चर्चा की गई है। और 9वीं अनुसूची में हमारी भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन की चर्चा की गई है। ये फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था उसके द्वारा ये जोड़ा गया था। छठी अनुसूची में हमारे चार जो स्टेट हैं उसकी चर्चा की गई है। असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम की। ये जो जनजातीय राज्य हैं इनके प्रशासन और इनका एडमिनिस्ट्रेशन किस हिसाब से चलेगा उसके बारे में चर्चा की गई है। जो 12वीं अनुसूची है हमारी, वो हमारी नगर पालिका की शक्तियों और जिम्मेदारी से संबंधित है। ठीक है, यहाँ तक चीजें क्लियर है। आइए अब आगे देखते हैं। दूसरा सवाल जो हमारा है, भारतीय भारतीय संविधान के संदर्भ में राजस्व उद्देश्यों के लिए संरक्षण की विषय वस्तु है। देखिए, अगर राजस्व उद्देश्यों के लिए संरक्षण की जो थीम है, अगर उसकी बात की जाए, कि हमारे राज्य सूची में दिया गया है। ठीक, हमने शेड्यूल 7 में हमने पढ़ा कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। और उसमें अगर हम लोग देखें तो फिर जो 3 सूचियां हैं उसमें सबके अलग अलग प्रावधान दिए गए हैं कि जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें कौन से काम आएंगे, स्टेट के हिस्से में कौन से काम आएंगे, उसकी चर्चा कहाँ पे की गई है। तो उसी क्रम में देखें तो जो राजस्व उद्देश्यों के सर्वेक्षण की बात है वो राज्य सूची में की गई है। और राज्य सूची की कौन से महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे पुलिस, सिंचाई, स्वास्थ्य आदि। तो बात करें अगर हम लोग संघ सूची की, संघ सूची की बात करें तो इसमें महत्वपूर्ण कई विषय हैं, जैसे रेडियो, डाक, शेयर मार्केट। ठीक। और समवर्ती सूची की बात करें तो इसमें जैसे शिक्षा, वन, जनसंख्या नियंत्रण आदि कई ऐसे विषय इसमें शामिल हैं। यानी इस पे कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। ठीक, ये क्वेश्चन हमारा हो गया दूसरा। उसी तो आगे बढ़ते हैं तो फिर हम लोग देखें तीसरा सवाल जो हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त करने के लिए किस अधिनियम का गठन किया गया था। देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट जब भारत में रूल कर रही थी तो वो समय समय पे ऐसे कई एक्ट लाए जो जिस तरीके से वहाँ पे रूल्स लागू करना चाह रही थी, जो भी सुधार या फिर जो कह सकते हैं कि जो भी चीजें इंप्लीमेंट करना चाह रही थी हमारे ऊपर, उस क्रम में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कई एक्ट लाए जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू भारत में आता और इम्प्लीमेंट होता था। सबसे पहले बात करें तो देखिए, इसके चारों ऑप्शन को हम लोग देखते हैं। 1853 का जो चार्टर एक्ट है हमारा, 1853 के चार्टर एक्ट क्या महत्वपूर्ण बातें थी इसमें, गवर्नमेंट जनरल की जो विधायी परिषद थी
गवर्नर जनरल की परिषद में इसकी विधायी, विधायी और प्रशासनिक कार्य अलग किए गए थे। इसके प्रवेश की महत्वपूर्ण एक बात है। और आगे उसी क्रम में अगर हम लोग देखें तो फिर 1833 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा क्या महत्वपूर्ण चीज हुई थी? इसके द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया था। ठीक। 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, उनको भारत का गवर्नर जनरल नियुक्त किया। सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन हुए थे? विलियम बेंटिक। भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक। ठीक। और भारत परिषद अधिनियम 1909, जिसे हम लोग मार्लियामेंटो एक्ट कहते हैं। ठीक। 1909 के जो ये भारत परिषद इंडियन काउंसिल एक्ट जो था, इसी के द्वारा ही सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो उन्होंने अलग से चुनाव की शुरुआत की थी, इसी के द्वारा की गई थी। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। बहुत सारी परीक्षाओं में बहुत बार ये सवाल आया है कि किस एक्ट के द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी। और 1813 का जो चार्टर एक्ट है, इसके द्वारा ही ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन उनका व्यापार सिर्फ चाय और चीन के साथ सीमित कर दिया गया था। कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो सिर्फ चाय का व्यापार कर सकती थी और चीन के साथ व्यापार कर सकती थी। ठीक। आगे देखते हैं। अगला सवाल हमारा है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद का कार्यकाल कितना होता है? देखिए आप सब, अगर बात करें हम लोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद के कार्यकाल की, पहला ऑप्शन 6 वर्ष, या जब तक वो 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो पहले हो जाए। हाँ, पहला ऑप्शन ही एकदम बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका जो सवाल, सही सवाल होगा वो 6 वर्ष, 6 ईयर, या फिर जब तक वो 65 वर्ष की एज में प्राप्त कर लें। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात करें हम लोग, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये भारत के जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके भाग 15 में इसकी चर्चा की गई थी। आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक। ठीक। इसमें ही हमारे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनके फिर उनके जो दो सहायक और चुनाव आयुक्त होते हैं, उनकी चर्चा की गई है। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 6 ईयर या फिर 65 ईयर, जो भी पहले हो जाए। अगला सवाल देखते हैं। देखिए, शेड्यूल से ही एक और क्वेश्चन है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने कार्यात्मक मत रखे गए हैं, यानी उनके क्या रूल्स हैं? जो 11वीं शेड्यूल जो हमारी पंचायत से रिलेटेड है, इसको 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक। 11 शेड्यूल और 73rd होगा यहाँ पे। 73rd। ठीक। तो इसके अनुसार अगर जो भी हमारी है वो 11वीं अनुसूची में जो कार्यात्मक मद है, वो उसकी जो संख्या है वो 29, 39, 59, 20 कौन सी होगी? वो 29 है। ठीक। जैसे कौन से विषय हो सकते हैं इससे, कौन से क्या बातें हैं? जैसे कृषि, उसमें से 11 में से कुछ महत्वपूर्ण, जैसे कृषि, भूमि सुधार, पशुपालन, डेयरी आदि विषय वो पंचायत के अंतर्गत आते हैं। ठीक। ये सवाल क्लियर है। आइए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो हमारा नेक्स्ट सवाल है वो, देखिए आप सब, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की संचित निधि का गठन किया गया है? संचित निधि से आप लोग क्या समझते हैं? यानी कंसोलिडेटेड फंड, कंसोलिडेटेड फंड। इसकी चर्चा किस आर्टिकल में की गई, ये पूछा है।
अब सबसे पहले आर्टिकल जानने से पहले तो ये देखिए कि कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है। हम्म। ये क्या है? ये देश का सरकारी खाता होता है, ऐसा समझिए। देश का सरकारी खाता, अगर मोटे तौर पर समझे हम, तो इसमें सरकार की सभी आय और व्यय का लेखा जोखा रहता है। यानी सरकार के हमारे जो भी इनकम है वो, और जो भी उसके एक्सपेंडिचर है, तो हम लोग कहें तो सरकार की आय और व्यय का लेखा जोखा, आय और व्यय का लेखा जोखा। ठीक। और इसकी जो एक और महत्वपूर्ण चीज है कि इसमें, अगर इस जो भी ये फंड है, अगर यहाँ से इंडियन गवर्नमेंट अगर पैसा निकालना चाहती है, उसके लिए उसको पार्लियामेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। यानी संसद की अनुमति से ही पैसा निकाला जा सकता है। ऐसा नहीं कि जब मन में आया पैसा निकाल लिया गया। पैसा निकाला जा सकता है। ठीक। आइए, ये कंसोलिडेटेड फंड के बारे में हमने कुछ चीजें आपको बताई। अब उसके बारे में देखिए, पहले हम इसको चेक करते हैं कि इसका सही जवाब कौन होगा। अगर आर्टिकल 666 की बात 66 की बात करें, तो ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो क्योंकि इस आर्टिकल में संविधान की जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उसकी चर्चा की गई है। ठीक। और आर्टिकल 269 में, इसमें टैक्स से रिलेटेड चर्चा की गई है। इसमें जो भी सरकार लगाएगी या फिर जो भी टैक्स वसूलेगी उसकी चर्चा आर्टिकल 269 में की गई है। आर्टिकल 256 में, इसमें अगर हम लोग देखें तो सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात करता है। सेंट्रल स्टेट रिलेशन, और कौन से रिलेशन? जो प्रशासनिक संबंध है, उसकी चर्चा 256 में की गई है। ठीक। तो सही जवाब हमारा कौन सा हो जाएगा? 266। आर्टिकल 266 में कंसोलिडेटेड फंड की चर्चा की गई है। ठीक, ये चीजें क्लियर है। देख लीजिए आप सब, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप सब नोट करते करते जाएं, क्योंकि इसके माध्यम से आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी टॉपिक हमारे आए हैं, जो भी सवाल हैं, इसकी रिगार्डिंग जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं जो परीक्षा में आगे आ सकती हैं, वो आप सबकी तैयार होती जाएं। ठीक। तो अगला सवाल देखिए, राज्यसभा के लिए चुने गए सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? ये तो बहुत ही इजी सवाल है, जो आप सब लोग जानते होंगे। जो शेड्यूल 4 में, जैसे हमने पहले बताया कि राज्यसभा की सीटों के बारे में चर्चा की गई है, तो राज्यसभा के सदस्य के पद का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ठीक। क्योंकि इसके 1/3 जो 1/3 जो मेंबर है, वो प्रत्येक 2 साल पे रिटायर होते हैं। और अगर व्यक्तिगत रूप से एक सदस्य के बारे में देखें तो उनका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। क्योंकि ये कभी भंग नहीं होते, ये लगातार अनवरत चलती रहती है, कंटिन्यू सदन चलता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्थायी सदन कहते हैं। क्योंकि लोकसभा का हर 5 वर्ष के बाद चुनाव होता है, लेकिन राज्यसभा कंटिन्यू चलता रहता है। उसके जो मेंबर हैं वो बीच बीच में उनका कार्यकाल समाप्त होता रहता है। ठीक। आइए आगे देखते हैं हम लोग। 8वां जो हमारा सवाल है, नई अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार किसके पास है? बताइए। नई अखिल भारतीय सेवाओं का अधिकार का गठन का अधिकार तो क्या भारतीय संसद के पास है? केंद्रीय गृह मंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री या भारतीय राष्ट्रपति? तो कौन सा होगा? भारतीय संसद के पास। क्योंकि इंडियन पार्लियामेंट अगर चाहे, वो कोई भी नई ऑल इंडिया सर्विसेज का गठन कर सकती है। जैसे ये एक पावर, स्पेशल पावर है, वो किसके पास है? राज्यसभा के पास, आर्टिकल 312 के तहत। जैसे आईएएस या आईपीएस जैसे कोई भी पद अगर फिर से सरकार गठन करना चाहे, तो वो राज्यसभा हमारी उसका गठन कर सकती है, अगर वो अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित कर दे तो। ठीक है, ये सवाल हो गया। फिर अगला सवाल जो हमारा है, निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में परिवर्तन किया था? आर्टिकल 45 जो हमारा डीपीएसपी है, उसमें जो हमारा संशोधन किया गया था,
तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट या 42 या 86 या 44, वो हमारा हो जाएगा 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में। इसके साथ क्या किया गया था, इसके इसके द्वारा जो संशोधन किया गया था हमारा 45 में, वो 1 से 6 साल तक के बच्चों को शिक्षा के अधिकार के लिए किया गया था। तो शिक्षा के अधिकार का प्रावधान इसमें किया गया था कि 6 साल से कम का कोई भी बच्चा हो जो उसे पढ़ने का अधिकार है, और उसके पेरेंट्स को ये पूरा उनकी ड्यूटी होती है कि अपने बच्चे को पढ़ाएं। और ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। ठीक, फिर आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, भारतीय संविधान की संघ सूची में मूल रूप से कितने विषय थे। यानी जब संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का जब कॉन्स्टिट्यूशन में जब शामिल किए गए थे, तो उसमें प्रारंभ में कुल कितने विषय थे, 100, 97, 50 या फिर 25। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, 97। मूल रूप से कॉन्स्टिट्यूशन में 97 विषय थे। और अगर वर्तमान में बात करें तो वर्तमान में इसमें कुल 100 विषय हैं। ठीक, जो कि मैंने पीछे भी क्वेश्चन में बताया था आपसे कि जैसे रेडियो या फिर पोस्टल कोई भी सर्विसेज, जो पोस्ट डॉक से रिलेटेड कोई भी चीज, शेयर मार्केट से रिलेटेड कोई चीज, वो सब संघ सूची में शामिल है। ठीक, राज्य सूची की बात करें तो हम लोग उसमें कितने विषय हैं, राज्य सूची में प्रारंभ में मूल जो कॉन्स्टिट्यूशन में 66 विषय थे, वर्तमान में 61। और समवर्ती सूची, वो भी इसी समय देखिए, समवर्ती सूची में प्रारंभ में 47 विषय थे, लेकिन बाद में 5 और जोड़े गए, तो इसमें 52 विषय। ठीक, आइए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। उच्चतम न्यायालय के समक्ष कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं की जनहित याचिका के रूप में क्या कहा जाता है। बताइए क्या होगा इसमें, दाखिल किया जा सकता है, माना जा सकता है, दाखिल किया जाएगा या फिर नहीं माना जाएगा। तो इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा, कैदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए याचिकाओं को जनहित याचिका के रूप में नहीं माना जाता है। इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा नहीं माना जाता है। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, हर परीक्षाओं में प्रस्तावना से सवाल आए हैं। सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो तो यही है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो हमारा हुआ था, उसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो हमारी प्रियम्बल है उसमें कौन से 3 शब्द जोड़े गए थे। उसका सही जवाब हो जाएगा समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रस्तावना ही हमारी जो है वो संविधान का आदर्श, यानी संविधान की जो पूरे आदर्श है, जो क्या संविधान का मूल है, संविधान के क्या प्रतीक है, उसकी चर्चा प्रस्तावना में की गई थी। और प्रस्तावना नेहरू रिपोर्ट जो शामिल पारित उन्होंने प्रस्तुत किया था, उसके आधार पर बनाई गई है। आइए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारतीय आकस्मिकता निधि से संबंधित है। देखिए, अब दूसरा जो हमारी निधि आ गई, अभी हम लोग संचित निधि के बारे में पढ़ा था, कंसोलिडेटेड फंड के बारे में, लेकिन अब सवाल है हमारा जो भारत की आकस्मिकता निधि है, यानी कंटिजेंसी फंड, उसके बारे में। कंटिजेंसी फंड, ये संचित निधि और आकस्मिकता निधि, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही जरूरी है, तो वो सब आपको जानना चाहिए। देखिए, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 267, 256, 269, 366। इसका सही जवाब है हमारा 267। अब इसके बारे में अगर कुछ जरूरी चीजें हम लोग अगर नोट करना चाहें, ये पहले तो ये कंटिजेंसी जो फंड है वो राष्ट्रपति के नियंत्रण में होती है, राष्ट्रपति के नियंत्रण में। इसको जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि आपातकाल में, आपातकालीन स्थितियों में उपयोग किया जाता है। ठीक, ये हो गई कंटिजेंसी फंड। 256 मैंने पहले ही बताया, सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बात है। 269 में वही टैक्स से रिलेटेड बात। और 366 में कानूनी शब्दावली के सवाल बातें की गई हैं। आइए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। बहुत इजी सवाल है, इसका सही जवाब हमारा हो जाएगा 12। ठीक, राष्ट्रपति किसे नॉमिनेट करेगा, जो व्यक्ति साहित्य, कला,
विज्ञान या फिर समाज सेवा में अमूल्य योगदान देते हैं, राष्ट्रपति अगर उनको चाहे तो उन्हें राज्यसभा में भेज सकते हैं। ठीक है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित किसके द्वारा तय किया जाएगा। यानी जब भी कोई सदस्य अगर अयोग्य घोषित किया जाता है, कोई भी सदन का अगर सदस्य अगर वो चुन करके जाता है, अगर वो अपना दल छोड़ता है या फिर कहीं और चला जाता है, तो उसके संबंध में जो इसकी योग्यता के बारे में जो प्रश्न है वो किसके द्वारा तय किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश, सदन के पीठासीन अधिकारी, सदन के नेता या विपक्ष के नेता। तो इसका सही जवाब है हमारा सदन के पीठासीन अधिकारी। ठीक। जो भी हमारा उस हाउस का जो भी चेयर है, जो चेयर पर्सन होगा उसके द्वारा तय किया जाएगा। ठीक। अब दल बदल से आप लोग क्या समझते हैं। ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की जो शेड्यूल है उसमें 52nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। जब और दल बदल की अगर बात करें तो कोई कोई व्यक्ति के ऊपर या फिर कोई सदस्य जो निर्वाचित हुआ है या फिर वो उसको सदन में अगर वो है तो वो कब अयोग्य घोषित किया जाएगा, उसके चार प्रावधान हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आप लोग को जानना चाहिए। पहला, जब स्वेच्छा से वो व्यक्ति अपना दल छोड़ दे, दल छोड़े। अगर कोई व्यक्ति कोई पार्टी में है और अपनी पार्टी को अगर वो स्वेच्छा से छोड़ देता है तो वो सदस्य निर्वाचित है, तो उसका उसके ऊपर दल बदल अधिनियम लागू होगा। या फिर दूसरा, और कौन सा दूसरा प्रावधान है, अगर अपने दल के जो दिशा निर्देश है उसके अगेंस्ट हो जाता है, यानी कोई पार्टी का सदस्य है, उसकी पार्टी अगर उसको कुछ आदेश देती है कि फला चुनाव में किसको, जैसे राज्यसभा का चुनाव चले या फिर विधान परिषद का चुनाव चले, उसे किसी वोट देना है, अगर वो अगेंस्ट जाकर के वोटिंग करता है को ना, तो फिर उसके ऊपर भी दल बदल कानून लागू किया जा सकता है। ठीक। और तीसरी बात जो है, तीसरा प्रावधान कौन सा है, अगर कोई निर्दलीय सदस्य, निर्दलीय यानी बिना किसी पार्टी के उस सिंबल पर चुनाव लड़े और चुनाव जीत जाए, चुनाव जीतने के बाद अगर वो किसी दल में चला जाता है तो फिर उसके ऊपर भी दल बदले नियम लागू होगा। और चौथा महत्वपूर्ण बात, अगर किसी मनोनीत सदस्य को अगर सदन में मनोनीत किया जाता है और वो 6 माह के बाद किसी भी दल में शामिल हो जाता है तो उसके ऊपर भी लागू होगा। 6 माह से पहले अगर कोई पार्टी में जाता है तो वो लागू नहीं होगा। ठीक, ये सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, भारतीय संदर्भ में जनहित याचिका पीआईएल क्या है। संविधान में प्रदत्त, आम नहीं, न्यायिक रूप से व्यक्त तथ्य या विकासशील अवस्था में। इसका सही जवाब है हमारा न्यायिक रूप से व्यक्त। पीआईएल से क्या समझते हैं आप लोग, जनहित की सुरक्षा के लिए, जनहित की सुरक्षा के लिए दायर याचिका, जनहित की सुरक्षा के लिए दायर याचिका। जिसका जो भी मामला जनता के हित से जुड़ा हुआ हो, उसके मामले में या सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट कहीं भी दायर किया जा सकता है। जनहित याचिका का जनक किसे माना जाता है भारत में, वो है जस्टिस पीएन भगवती। ठीक, ये हमारी जनहित याचिका से रिलेटेड कुछ बातें थी। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में शासकीय स्वशासन के जनक के रूप में किसे माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड मेयो या फिर लॉर्ड रिपन। तो इसका सही जवाब है लॉर्ड रिपन, क्योंकि इन्होंने 1882 में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया था। स्थानीय प्रशासन प्रस्ताव प्रस्ताव पारित किया था और इन्होंने जमीनी स्तर पे लोकतांत्रिक संस्थाओं को आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, इसलिए इनको स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। ठीक, यहाँ तक चीजें क्लियर है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 18, संसदीय और विधानसभा क्षेत्र की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। यानी कोई भी एक एरिया है, जो कोई भी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, जैसे कोई भी एक लोकसभा क्षेत्र हो या फिर विधानसभा क्षेत्र हो, उसकी जो बाउंड्री लाइन होगी, यानी उसका विस्तार कहाँ, वो उसका विस्तार कहाँ तक होगा, किस एरिया में वो विधानसभा या फिर लोकसभा का क्षेत्र आएगा, उसका निर्धारण कौन करता है। इसका निर्धारण हमारा करता है भारत का परिसीमन आयोग। ठीक, न कि केंद्रीय सूचना आयोग, न संघ लोक सेवा आयोग, न भारतीय सर्वेक्षण। डिलिमिटेशन कमीशन इसको कहते हैं, डिलिमिटेशन।
अब तक 4 बार परिसीमन आयोग का गठन किया जा चुका है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये सवाल। 1952 में, 1962 में, 1972 में और 2002 में ये इसका गठन किया जा चुका है। ठीक। अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 19। 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची शामिल की गई थी? तीसरी, सातवीं, पांचवी या फिर 11वीं? पीछे भी सवाल था तो हमने बताया था आपको, इसका सही जवाब 11 होगा। तीसरी अनुसूची हमारे शपथ से रिलेटेड है, जो महत्वपूर्ण संवैधानिक पदाधिकारी के शपथ की बात है। सातवीं अनुसूची वही संघ, राज्य और समवर्ती सूची के जो विषय हैं उसकी चर्चा की गई है। और पांचवी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, जनजाति क्षेत्र की चर्चा की गई है। क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा उसकी चर्चा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संविधान को निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? इसका सही जवाब है हमारा 165, 148 या 76 या 54। तो सही जवाब हमारा 76। जो हमारे महान्यायवादी की चर्चा की गई है वो आर्टिकल 76 में की गई है। 165 तो जो हमारे एडवोकेट जनरल हैं, राज्य का महाधिवक्ता, उसकी चर्चा है। 148 तो कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल की चर्चा है। और 54 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन की चर्चा की गई है, प्रेसिडेंट के इलेक्शन की। तो यहाँ तक दोस्तों हमारे साथ अब तक हमने आपको यूपीएससी में पॉलिटी के जो पीवाईक्यू हैं उसकी चर्चा हमने की। ये एक अब तक की जो परीक्षाओं में है वो उस सीरीज का ये पहला वीडियो है, हमने बताया पीवाईक्यू का। अब इसी क्रम में हम लोग दूसरा वीडियो लाएंगे, तो उसमें भी आगे के जो और सवाल हैं, जो अगली शिफ्ट के सवाल हैं, उसकी चर्चा हम लोग किएंगे। यहाँ तक के लिए बहुत थैंक यू।